हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो कि आज ही के दिन 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी क्या, किसने और किस वजह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपकी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, इसमें क्या क्या इश्यूज थे, इश्यूज से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या थे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजन दिए हैं इस जजमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते करते। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज, जिससे जो है आपके फंड रेज कर सकती है। तो फंडिंग, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो फंड्स रेज कर सकती है, उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है। सबसे पहले तो बात यही आ जाती है कि फंड्स पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए क्यों। अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के लिए इलेक्शन लड़ती है, तो उसके लिए उनको जो है कैंपेन्स करने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा कि सर प्लीज आप हमें वोट दीजिए, हम पावर में आने के बाद ये चीजें आपके लिए करेंगे, हम गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव शुरू करेंगे, रोड्स बनाएंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ये सब के लिए जो है गवर्नमेंट को पैसे, पॉलिटिकल पार्टी को पैसे चाहिए होते हैं। क्लियर। अब पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे कहां से आएंगे? फंडिंग के थ्रू। क्लियर। सबसे पहला रीजन ये कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स चाहिए होते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन करने को, ट्रांसपोर्टेशन, मेंबर्स को। सेकंड जो है, फंडिंग इसलिए चाहिए होती है इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। एक साइड आपके SC ST है ना, ये छोटे लोग जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू अब रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, एट द सेम टाइम रिच। अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास फंडिंग ही नहीं होगी, कहां से उनको फंड्स आएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? और जिसकी वजह से सिर्फ रिच के पास अपने पैसे होंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन मनी इलेक्शन लड़ सकता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स चाहिए होते हैं, जिसके थ्रू एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन की जाती है, जहां पे छोटी पार्टीज या जो लोग हैं जो कम अमीर है, वो क्या है, फंड्स रेज करके आपके इलेक्शंस को लड़ सकते हैं। क्लियर। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करने के लिए आपके पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दी जाती है। तो यही ये स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसके थ्रू जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फंड्स रेज कर सकती है। क्लियर। बॉन्ड्स के थ्रू। अब क्लियर प्रोसेस क्या है, कैसे ये होता है, अब हम इसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हम कैसे अपनी पार्टी को फंड कर सकते हैं, अपनी चॉइस की पार्टी को। मैं एक आइडेंटिटी या इंडिविजुअल हूं X। ओके। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देना चाहती हूँ। क्लियर। मैं अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जो मेरे को लगता है गवर्नमेंट, जब वो गवर्नमेंट बनाएगी, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगी, तो वो हमारे लिए अच्छा करेंगे, मैं उन पॉलिटिकल पार्टी को कुछ पैसे देना चाहती हूँ, फंडिंग करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये कहा गया है कि आपको जाना पड़ेगा SBI के पास। SBI जो है यहाँ पे सोल अथॉरिटी है। ठीक है। आपको जाना पड़ेगा SBI के पास, ये SBI से एफिलिएटेड डिजिग्नेटेड बैंक्स के पास SBI के जाना पड़ेगा। वहां से आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, और ये जो बॉन्ड्स होंगे विद डिनोमिनेशंस होंगी मल्टीपल्स ऑफ 10,000। ठीक है। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी है उतने पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे सकते हो। क्लियर। तो आप क्या करोगे, SBI के पास जाके बॉन्ड खरीदोगे, बॉन्ड बाय करोगे, और ये जो बॉन्ड होगा आप कैश में बाय नहीं कर सकते। ठीक है। कैश जो है वो काइंड ऑफ ब्लैक मनी माना जाता है। ठीक है। अनऑथराइज्ड मनी है। ठीक है। तो आपको जब SBI से आप परचेज करने जाओगे बॉन्ड, तो आपको लीगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही ये खरीदने पड़ेंगे। कहने का मतलब है आप डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के थ्रू ही ये बॉन्ड खरीद सकते हो। आप वहां पे
कैश में पे नहीं कर सकते। एनएफटी वगैरह वगैरह आप जैसे मर्जी खरीदिए, बस आप वहां पे कैश नहीं दे सकते, आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहला रीजन यहाँ पे यही है। इसकी वजह से एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि ये कर्ब कर रहा है आपके ब्लैक मनी के प्रोसीजर को। क्लियर? तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप एसबीआई के पास जाओगे, बॉन्ड्स परचेज करोगे, और जब आप ये बॉन्ड्स परचेज करोगे तो आप अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप फंडिंग देना चाहते हैं, आप उसके ट्रेजरर के पास जाके ये दे दोगे। ठीक है? ट्रेजरर इन द सेंस जो पॉलिटिकल पार्टी का फाइनेंशियल सब कुछ संभाल रहा है उसको बोलते हैं ट्रेजरर। तो ट्रेजरर जो होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको आप ये बॉन्ड दे दोगे, और ये पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो अपने बैंक में, जो भी उनका बैंक होगा वहां पे ये सबमिट कर देगा। और ऑब्वियसली ये जो बैंक है, ये ऑब्वियसली जो बैंक्स होते हैं, जो आपके अकाउंट्स होते हैं, उस पे सिक्योरिटी नहीं होती है आरबीआई की। आप कितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कितनी निकाल रहे हो, आप सभी को पता है कि सब कुछ हमारे सेंट्रल जो बैंक है उसकी देखरेख में होता है। तो ये जो बैंक है, यहां से ये अपना पैसे विड्रॉ कर सकती है और अपनी फंडिंग के लिए यूज कर सकती है। ठीक है? तो ये जो है प्रोसीजर है आपका इनका। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप इसको सिर्फ 15 डेज के अंदर अंदर विड्रॉ कर सकते हो। आप इन द सेंस पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसको 15 डेज के अंदर विड्रॉ कर सकती है। अगर 15 डेज के बाद नहीं विड्रॉ होंगे तो ये सारी मनी जो आपको कहीं से रिसीव हुई है, फंडिंग जहां से भी आपको रिसीव हुई है, तो ये फंडिंग आपकी कहाँ चल जाएगी? ये आपकी चली जाएगी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। क्लियर? तो यहाँ पे व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है ये अलाउ करती है किसी भी कॉर्पोरेशन को एंड इंडिविजुअल को कि वो अनोनिमसली का मतलब होता है बिना अपनी आइडेंटिटी बताए और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेट कर रहा है उसके बारे में बताए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज कर सकता है जाके आपके एसबीआई से। और एसबीआई यहाँ जो है वो सोल एक्सेस होगा जिसके पास डिटेल्स ऑफ द परचेजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। किसी को भी ये जानने का हक नहीं है कि किसने किस पार्टी को कितने पैसे दिए, बस यहाँ पे सिर्फ वो हक किसे है? आपका एसबीआई को। और इस स्कीम के अंदर जो भी होगा, जब आपके ये पार्टीज एनकैश नहीं कर पाएगी, वो जो आपके पैसे आए हैं उसको वो एनकैश नहीं कर पाएगी 15 डेज के अंदर अंदर, तो ये सारा जो पैसा है वो कहाँ चल जाएगा? आपके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। अब रीजन क्या था ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने का? तो अरुण जेटली ने 2017 में अपनी स्पीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल फंडिंग में, कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कहाँ से आ रही है अपना इलेक्शन कैंपेन के लिए, सारी चीजों के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अरुण जेटली ने ये स्कीम चलाई थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी वो यूनियन बजट स्पीच 2017-18 में अरुण जेटली ने मेंशन की थी। यहाँ पे ये बोला गया था कि इशू ऑफ ओपेसिटी को पॉलिटिकल फंडिंग की में जो इशू है ओपेसिटी को, उसके लिए हम ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ला रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स को बहुत सारा पैसा आता है, एनोनिमस डोनेशंस आती है, किसकी फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले क्या होता था? आपकी जो डोनेशंस है, जब आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग आती थी, तो अगर वो 20,000 से नीचे आ रही है तो उसको आपको डिस्क्लोज नहीं करना होता था। बट एट द सेम टाइम अगर आपको 20,000 से ऊपर रुपीस की कोई पॉलिटिकल फंडिंग पार्टी को कोई फंडिंग कर रहा है तो उसका जो है सब कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती थी। और इसीलिए सारे क्या करते थे, अगर किसी ने आपको 1 करोड़ रुपीस देने हैं कैश वे में ही, तो वो क्या करते थे? कैश को ऐसे तोड़ देते थे, 19,999 रुपीज, 19,999, मतलब अलग अलग टुकड़ों में इनकी रिसिप्ट्स बना के बोल देते थे कि जी हमें तो 20,000 से ऊपर पैसा ही रिसीव नहीं हुआ है। इसी तरीके आपका जो करप्शन का पैसा था, ब्लैक मनी का पैसा, कैश का, वो यहाँ पे फंडिंग में यूज हो जाता था।
इसी चीज को बोला गया कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसी चीज के लिए आपके जो है अरुण जेटली जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई, जिसके थ्रू क्या किया गया, यहाँ पे जो डोनेशंस है उसको एनोनिमस रखा गया। क्लियर? तो अभी हम पढ़ेंगे ये एनोनिमस कंसेप्ट का था। सबसे बड़ी बात ये ट्रांसपेरेंसी की, यहाँ पे कैश का वो रिमूव करके यहाँ पे बोल दिया गया कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के थ्रू ही, लीगल इंस्ट्रूमेंट, लीगल चीज के थ्रू ही आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकते हैं। कर्ब कर दिया यहाँ पे इन्होंने करप्ट ब्लैक मनी को। तो ब्लैक मनी कर्ब करने के लिए यहाँ पे बोला गया कि हम एनोनिमिटी मेंटेन कर रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ला रहे हैं। तो ये अरुण जेटली का पर्पस था जिसकी वजह से उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी। अब हुआ क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च होने के बाद ही पिटिशंस शुरू हो गई। क्लियर? तो पिटिशंस बहुत ज्यादा डाली गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ ने ये पिटिशन डाली गई। और पिटिशंस में जिसमें एडवोकेट प्रशांत भूषण जो थे वो इन एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सिटीजन्स के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है कि वो अपनी पार्टी के किस पार्टी को वो वोट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में जान सकते हैं। कि citizens have the right to information about the parties and candidates seeking their votes, कि जिस भी पार्टी को वो वोट डालना चाहते हैं उनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन तो हो। ठीक है, अब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वी आर इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे बिहाफ पे हमारी गवर्नमेंट को, हमारे बिहाफ पे हमारे देश का भला करेंगे। अब हमको उनकी इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए, उनके पास कितना पैसा है, कहाँ से आ रहा है ना, उनके स्पाउसेस क्या करते हैं, वो इलिटरेट है या एजुकेटेड है। तो वो बोल रहे हैं कि हमको जो है ये राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हम जिसको चुन रहे हैं उसके बारे में हमको सारी राइट टू इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट ये रखा गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। क्लियर? सेकंड, भूषण ने ये भी बोला कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जो है फेवर कर सकता है आपका गवर्नमेंट ऑफ द डे को। ठीक है, एज अ गारंटी ऑफ एनोनिमिटी वुड अलाउ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कंसेशंस इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस, लीजेस, पॉलिसी चेंजेस एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। हम इसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैं कोई कंजर्वेटिव हूं, मैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं किसी भी अच्छे कॉज के लिए पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करना चाहता हूं, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टी, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी है जो इस कॉज को आपके देखेगी। एट द सेम टाइम इस पॉलिटिकल पार्टी को कहीं और से भी फंडिंग आ रही है जो कि उस चीज की वायलेशन कर रही है। कहने का मतलब, मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूं और मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को इस बेसिस पे वोट देना है कि ये हमारे एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इस पार्टी को यहां से भी पैसा आ रहा है। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपके गवर्नमेंट बनाने के बाद इनको फेवर कर दे और मेरा तो वोट वेस्ट जाए। तो कहने का मतलब ये कि एनोनिमिटी जो है यहाँ पे जो मेंटेन की गई है कि हमें पता ही नहीं है, पहले हमें पता था लेकिन अब हमें पता ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज बोली गई है एनोनिमिटी के लिए कि हमें पता ही नहीं है कौन किसको वोट दे रहा है, तो हमें नहीं पता कि हमारा वोट जो है वेस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग है वो उसमें कौन कौन किस किस पार्टी को कहाँ से फंडिंग आ रही है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है जो रेस किए गए हैं डिफरेंट एडवोकेट्स ने, और तो यहाँ पे डिफरेंट जो इश्यूज है, सेवरल इश्यूज है, कोर्ट ने उनको रेस किया, जहां पे उन्होंने सबसे पहले तो यही बोला कि क्या सही में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन वायलेट कर रही है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन वायलेट हो रहा है कि हमें पूरा हक है ये जानने का कि हम जिस इंसान को वोट दे रहे हैं, जिस भी पार्टी को हम वोट दे रहे हैं, जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को हम अपने उसका रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, उसके बारे में हमको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारे खिलाफ तो नहीं कुछ कर रहा। कि अगर मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूं, मैं अपने एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से आइडियोलॉजी के बेसिस पे इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, इस कॉज के लिए लड़ाई करेगी, एट द सेम टाइम यही पॉलिटिकल पार्टी को कहीं और से फंडिंग भी आ रही है और उनका वो फेवर करने लग गए आफ्टर इलेक्शंस, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट।
ठीक है, तो दिस इज द मेन कंसर्न कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, क्या वो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, वो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फ्रिंज कर रहा है। ठीक है, सेकंड ये बोला गया, सेकंड इशू आपका ये था कि is curbing the circulation of black money is in electoral financing a legitimate reason to restrict the right to information, कि राइट टू इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करना इस बेसिस पे कि हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक मनी की सर्कुलेशन को रोक रहे हैं इलेक्टोरल फाइनेंसिंग में, क्या ये लेजिटिमेट रीजन है कि हम ब्लैक मनी की सर्कुलेशन को रोक रहे हैं, इसीलिए हम जो है एनोनिमस रखना चाहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जितने भी फीचर्स है उसको एज इट इज रखना चाहते हैं, और हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कहां से आ रहा है। क्या ये सही होगा? ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका ये बोला, इशू ये था। तीसरा जो था वो ये था कि वेदर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आरटीआई, कि जब आरटीआई की वायलेशन हो रही है, क्या उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसकी प्रोटेक्शन के लिए? डोनर की प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझ लो कि डोनर प्राइवेसी का मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, कि हुआ क्या है कि जिसकी वजह से हुआ। कहने का मतलब मैं एक पार्टी एक्स हूं और ये एक पार्टी वाई है, क्लियर, और मैं जो हूं वो वोट दे रही हूं आपकी पार्टी ए को। इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, क्लियर, दो इंपॉर्टेंट पार्टीज है आजकल चली हुई, तो हम इन्हीं दोनों को ले रखते हैं। एक्स कांग्रेस को वोट दे रहा है और जीत जाती है आपकी बीजेपी, क्लियर। मैंने, कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी है, उसने क्या किया, पॉलिटिकल फंडिंग की कांग्रेस को, ये ध्यान में रखते हुए कि ये जीतेगी, लेकिन जीत कौन गई? बीजेपी। अगर ये अनोनिमस नहीं होगा और पता होगा कि किसने पॉलिटिकल फंडिंग हमें नहीं दी है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है वो यहाँ पे इनको विक्टिमाइज करना शुरू कर देगी। जैसे ऑब्वियसली जैसे छापे बजवा देते हैं सीबीआई के, ईडी के, है ना, तो विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाएगी। जिस पार्टी के ऑपोजिट किसी और ने उनको फंडिंग कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन यही रीजन है इनका कहने का कि हमने एनोनिमिटी इसीलिए प्रोवाइड की है कि क्या होगा, इसकी वजह से किसी की भी विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। तो इन्होंने यहाँ पे यही कहा कि क्या आप इसी चीज को लेके ये बोल सकते हैं कि आप जो है की प्रोटेक्शन, आप जो है सिर्फ डोनर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इंफ्रिंजमेंट कर रहे हैं आरटीआई की, राइट टू इंफॉर्मेशन जो आप नहीं दे रहे इसलिए, ताकि आप जो है डोनर की प्राइवेसी को मेंटेन कर सके। तो ये कुछ इश्यूज रेज किए गए और इसी इश्यूज के रिलेटेड आपकी जजमेंट्स आज दी गई, और क्या किया गया, आपके सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोलते हैं, आपके इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और ये कहा कि जो एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो क्या कर रहे हैं, आपके राइट टू इंफॉर्मेशन एंड आर्टिकल 19(1)(a) को वायोलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, स्ट्राइक डाउन कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, और ये कहा है कि ये जो स्कीम है ये वायलेट कर रही है राइट टू इंफॉर्मेशन का, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, क्विड प्रो क्यो। कहने का मतलब यही है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रहा है बहुत लार्ज अमाउंट में, तो क्या ये है, अगर राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें नहीं पता है कि कौन सी पार्टी किसको फेवर करेगी, तो क्या ये हो सकता है कि गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी को जो भी पैसा आ रहा है वो जो है फंडिंग इसी केस में कर रहे हैं कि उनको कुछ आगे जाके एडवांटेज मिलेगी। तो हमें ये जानने का पूरा हक है कि राइट टू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो क्या गवर्नमेंट उस पार्टी से, उस इंडिविजुअल से पैसा रिसीव करने के बाद उनको फेवर तो नहीं कर रही, इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन यहाँ पे जरूरी है, और इसीलिए गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि ये स्कीम जो है राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट कर रही है, और जिसकी वजह से है क्विड प्रो क्यो, किसी भी उसको इंडिविजुअल को एडवांटेज प्रोवाइड की जा सकती है, इसीलिए जो है हम इस स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। तो एक और चीज बोली
कि कर्बिंग ब्लैक मनी एंड इंश्योरिंग एनोनिमिटी ऑफ डोनर्स कैन नॉट बी ग्राउंड टू डिफेंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ ब्लैक मनी का रोकना कि हम ब्लैक मनी खत्म कर देंगे या हमने एनोनिमिटी रखी है, इससे आप ये नहीं बोल सकते या इससे आप ये नहीं डिफेंड कर सकते कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो चली रहनी चाहिए। इससे आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ब्लैक मनी को कर्ब करने का तरीका यही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, पॉलिटिकल फंडिंग जो आ रही है उनमें ब्लैक मनी को अगर ना कर्ब किया जाए तो उसका तरीका सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही है। ठीक है, इसके लिए आप और स्कीम्स भी बना सकते हो। ठीक है, और इसी साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी डायरेक्ट किया गया कि वो सारा रिफंड कर दे, ऑल अमाउंट रिसीव्ड, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा आया है वो सारा का सारा पैसा वो रिफंड कर दे। ठीक है, और साथ में ये भी कहा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अभी से अभी इमीडिएट स्टॉप कर दे इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव देना, इशू करना, क्योंकि यहाँ इसमें जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जितना भी अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंड्स आया है वो सारा का सारा पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टीज वापिस जो है परचेजर्स के अकाउंट में डाल दे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट क्यों दी, किस किस पिटीशन ने क्या क्या बोला और कौन से आर्टिकल की अगेंस्ट ये पिटीशन डाली गई। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।